गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में अर्थशास्त्र के मुख्य विषय बाजार संतुलन, जो कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे स्थापित होता है बाजार के अंदर संतुलन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि संतुलन से क्या आशय है, यानी कि अभिप्राय है या अर्थ है, अर्थात संतुलन होता क्या है। तो संतुलन जो है एक स्थिति है जिसके अंदर बाजार आपूर्ति यानी कि सप्लाई की मात्रा मांगी गई मात्रा के बराबर होता है। मतलब वो स्थिति जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं तो वो संतुलन की स्थिति कहलाती है। और वो संतुलन की स्थिति में जो कीमत होती है वो संतुलन कीमत कहलाती है। तो अब प्रश्न है कि मांग आधिक्य क्या होता है। मांग आधिक्य यानी कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। यदि किसी कीमत पर बाजार की मांग बाजार की सप्लाई से अधिक हो जाती है तो वो बाजार में उस कीमत पर मांग आधिक्य की स्थिति कहलाती है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। उसके बाद क्वेश्चन है पूर्ति आधिक्य क्या होता है। आधिक्य मतलब अधिकता, पूर्ति आधिक्य यानी कि पूर्ति की अधिकता। यदि किसी कीमत पर बाजार की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो जाती है तो वह बाजार में उस कीमत पर पूर्ति आधिक्य की स्थिति कहलाएगी। इसे हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। अब बाजार मांग वक्र जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है। तो बाजार मांग वक्र वस्तु की मात्रा को दर्शाता है जिसे समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमत पर खरीदने के इच्छुक होते हैं, जबकि कीमत हमें दी हुई होती है। उसके बाद है बाजार संतुलन। अब संतुलन जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, एक स्थिति है जिसके अंदर परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। मतलब परिवर्तन हम नहीं चाहते क्योंकि हम संतुलन की स्थिति में होते हैं, और संतुलन की स्थिति में जिस कीमत का निर्धारण होगा वो संतुलन कीमत होगी। ठीक है, तो संतुलन कीमत पर क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई भी इक्वल रहते हैं। तो इस बाजार में क्या होता है कि गति तो होती है लेकिन गति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बाजार उस स्थिति में संतुलन होता है जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर होती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, जो बी पॉइंट है वहाँ पर जो है वाई डी और वाई एस एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो जो बी पॉइंट है वो संतुलन की स्थिति है और जो ओपी प्राइस है वो संतुलन कीमत कहलाएगी किसी वस्तु की। ये दूसरे को कट कर रहे हैं तो ओपी कीमत का निर्धारण हुआ और ओपी कीमत पर मांगी गई मात्रा जो है वो ओ क्यू कहलाती है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं। यदि कीमत का निर्धारण ओपी से यानी कि संतुलन कीमत से ओपी 1 हो जाता है तब कीमत के अधिक होने पर क्या होगा, जो सप्लाई है प्रोड्यूसर वो तो बढ़ा देंगे क्योंकि कीमत अधिक हो गई है और वो ज़्यादा लाभ कमाना चाहेंगे। लेकिन कीमत के अधिक होने पर डिमांड हमारी ओ क्यू से ओ क्यू 1 यानी कि कम हो गई है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि संतुलन कीमत ऑटोमेटिक ही ओपी ही हो जाएगी क्योंकि ओपी 1 पर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है। इसी तरह कीमत यदि ओपी संतुलन कीमत से कम होकर ओपी 2 हो जाती है तब क्या होगा, कीमत के कम होने पर हमारा जो वाई डी डिमांड कर्व है वो B2 पॉइंट क्या दर्शा रहा है कि डिमांड बढ़कर ओ क्यू 2 हो गई है, जबकि सप्लाई कम हो जाएगी ओ क्यू 1। इससे क्या होता है कि हमारे डिमांड अधिक्य हो गई और सप्लाई कम हो गई, फिर से कीमत OP2 से बढ़कर OP ही हो जाएगी। तो कीमत का निर्धारण अल्टीमेट OP ही होगा और यह कीमत संतुलन कीमत कहलाती है। इस पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो अब
क्वेश्चन है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है। अधिमांग यानी कि अधिक मांग है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी बाजार के अंदर वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम हो जाती है तो हम उसे बाजार की अधिमांग कहेंगे, और बाजार कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, जो कि हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ चुके हैं, जिसके कारण विक्रेता कम लाभ होने के कारण उस वस्तु की सप्लाई को नहीं बढ़ाते। तो ये जो है ये हम इस डायग्राम से शो कर रहे हैं कि यदि कीमत हमारी यहाँ पर OP संतुलन कीमत है, B पॉइंट पर YD और YS सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस संतुलन कीमत पर हमारी मांगी गई मात्रा OQ है। यदि कीमत संतुलन कीमत से कम होकर OP2 हो जाती है तो जो डिमांड है वो डिमांड कर्व जो है पॉइंट D2 क्या बता रहा है कि डिमांड अधिक है, यानी कि OQ2 हो गई है, तो D1 से D2 पॉइंट हमें अधिक मांग यानी कि अधिमांग को सूचित कर रहा है। इसी तरह हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक पूर्ति है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है। जब किसी बाजार के अंदर संतुलन कीमत से कीमत अधिक हो जाती है तो मांग घट जाती है, और फर्म जो होगी, कंपनीज जो होती हैं या फैक्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं क्योंकि वो लाभ कमाना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सप्लाई डिमांड की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। इसे हम बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं, जो कि इस कर्व के द्वारा दर्शाई गई है। इसमें जो S1 से S2 पॉइंट पर खिसकना ये अधिपूर्ति को दर्शा रहा है, जबकि संतुलन कीमत OP है। जब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है ऊपर की तरफ तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जबकि सप्लाई की मात्रा जो है S1 से बढ़कर S2 हो जाएगी। तो ये बाजार के अंदर अधिपूर्ति को दर्शा रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होती है, या फर्मों की एक स्थिर संख्या, एक निश्चित समय में फर्मों की संख्या मतलब मार्केट के अंदर दुकान या फैक्ट्रीज की संख्या स्थिर होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि बाजार के अंदर फुल कंपटीशन होता है, तब बाजार में कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है। तो इसकी व्याख्या अब हम आपको समझा रहे हैं। किसी बाजार के अंदर जब फर्मों की संख्या स्थिर होती है लेकिन मार्केट के अंदर फुल कंपटीशन होता है, तब कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा ही निर्धारित होता है। इसे हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये जो तालिका है ये वस्तु की कीमत प्रति क्विंटल रुपीज़ में दर्शाई गई है इस तालिका के अंदर, और इसके अंदर चावल की मांग और चावल की सप्लाई को दर्शाया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत जो है वो 150 है शुरू में, तो 150 जब कीमत है तब चावल की सप्लाई 100 हो रही है और मांग जो है वो 20 है। जैसे ही कीमत 150 से कम होकर 135 हुई, अब कीमत कम हो गई है, तो मार्केट के अंदर कीमत कम होने की वजह से डिमांड बढ़कर 20 से 40 हो गई, और जबकि सप्लाई, क्योंकि कीमत बढ़ गई, कीमत कम हुई है, तो कीमत के कम होने की वजह से सप्लाई, जो उत्पादक हैं या बेचने वाले हैं, वो सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि वो अधिक लाभ कमाने पर ही सप्लाई को बढ़ाते हैं, यानी कि कीमत जब अधिक होगी। तो जब कीमत और कम होकर 120 हो गई, तब मांग जो है वो बढ़कर 50 हो गई। इस कीमत पर सप्लाई भी 50 है और डिमांड भी 50 है, यानी कि संतुलन कीमत 120 निर्धारित हुई। उसके बाद यदि कीमत और कम हो जाती है तो मार्केट में डिमांड बढ़कर 90 हो गई, जबकि सप्लाई और कम हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे प्राइजेज़ के अंदर जो है चेंज आ रहा है,
कि घटने की तरफ चेंज आ रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है और चावल की सप्लाई कम हो रही है। लेकिन जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे वो कीमत संतुलन कीमत होगी और उस कीमत का निर्धारण होगा जिसे हम संतुलन कीमत या फिर बाजार कीमत भी कह सकते हैं। तो इसे हमने एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। जो एस कर्व है ये हमारा बाजार सप्लाई कर्व दिखा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि कीमत के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती जाएगी। जबकि डी जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप है, जो ये दिखा रहा है कि जब कीमत जो है जैसे जैसे कम होगी डिमांड बढ़ती जाएगी। लेकिन मांग और पूर्ति की जो विभिन्न मात्राएं हैं ये दोनों ई पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इस प्रकार मांग व पूर्ति का जो ई पॉइंट है ये संतुलन पॉइंट है और यहाँ पर कीमत का निर्धारण 120 रुपीज़ प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित होगा। इसके अगर अप होता है तो वो अधिक सप्लाई को दर्शाएगा और इससे अगर लो होता है तो वो अधिक मांग को दर्शाता है। तो वो जो है ऑटोमेटिक ही OP ही निर्धारित होगा, यानी कि संतुलन कीमत OP ही निर्धारित होगी। यदि इनके अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो वहाँ पर मांग और पूर्ति जो है वो इक्वल नहीं रहती। तो मांग और पूर्ति जहाँ इक्वल रहती हैं वो कीमत का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर जो श्रम की मजदूरी दर है वो किस तरह से निर्धारित होती है, इसे भी हमने एक चित्र के द्वारा समझाया है। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर श्रम की जो मजदूरी दर है वो भी उस पॉइंट पर निर्धारित होगी जहां पर श्रमिकों की कुल डिमांड रेखा उनकी सप्लाई रेखा को एक दूसरे को मतलब टच करेंगी, काटेंगी। इसकी व्याख्या व रेखा चित्र हम निम्न तरह से जान सकते हैं। सबसे पहले श्रम की मांग। श्रम की मांग उद्योग करते हैं, उत्पादक करते हैं और उत्पादकों के द्वारा जो श्रम की मांग की जाती है उन्हें काम के बदले श्रमिक को मजदूरी के रूप में वेतन मिलता है। लेकिन ये जो वेतन होता है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए श्रम बाजार के अंदर जो श्रम का मांग वक्र है वो बाजार में बाईं और नीचे झुकता चला जाता है, जो कि ये बताता है कि यदि मजदूरी की दर अधिक होती है तो श्रम की मांग कम होगी, क्योंकि जो उत्पादक है वो कम मजदूरी पर ही अधिक श्रमिकों की डिमांड करता है। इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव रहता है। उसके बाद है श्रम की सप्लाई। ये श्रमिक के द्वारा की जाती है और ये ऊंची मजदूरी पर ही अधिक श्रमिक और कम मजदूरी पर कम श्रमिक काम करने को तैयार रहेंगे। तो इसलिए इनका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए डिमांड का स्लोप इनका नेगेटिव रहता है और सप्लाई का स्लोप पॉजिटिव रहता है। तो श्रम का जो सीमांत त्याग है और रहन सहन का स्तर है उनकी मजदूरी की न्यूनतम सीमा को निश्चित करता है। तो मजदूरी का निर्धारण जैसे कि इस रेखा चित्र में दिखाया गया है कि एक श्रम बाजार के अंदर मजदूरी की दर का जो निर्धारण है वो उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर श्रम के डिमांड व सप्लाई कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पर मजदूरी का निर्धारण WE होगा जो है, क्योंकि ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई कर्व लेबर के एक दूसरे को टच कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो OWE ये उचित मजदूरी होगी। अगर इससे कम निर्धारित होती है तो मजदूरों की सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड कम होगी, और अगर इससे मजदूरी ज़्यादा हो जाती है तो मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रमिक की सप्लाई तो बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड नहीं रहेगी। तो उचित निर्धारण जो है OWE ही रहेगा। उसके बाद है बाजार और सामान्य मूल्य। इनके अंदर हमने परस्पर संबंध को स्पष्ट करना है अथवा ये बताना है कि जो सामान्य मूल्य होता है वो किस तरह से बाजार मूल्य के तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये बात सत्य है कि बाजार का जो मूल्य है वो सदा सामान्य मूल्य के चारों ओर अथवा हम ऊपर नीचे कह सकते हैं घूमता रहता है, और जो बाजार मूल्य की प्रवृत्ति होती है हमेशा सामान्य मूल्य के बराबर हो जाने की होती है।
कारण क्या है इसमें कि जो सामान्य मूल्य होता है वो उत्पादन लागत के बराबर हो जाने का होता है, और जो बाजार मूल्य होता है वो अचानक से, मतलब कभी कम कभी अधिक जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू परिस्थिति चेंज होता रहता है। इसीलिए सामान्य मूल्य जो कि एक फिक्स लागत के बराबर होता है, और बाजार मूल्य ये कम या अधिक, मतलब कभी डाउनवर्ड्स कभी अपवर्ड्स होता रहता है। तो ये जो है बाजार मूल्य के चारों तरफ घूमता रहता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर बताएंगे। जो सामान्य मूल्य होता है ये काल्पनिक होता है, जो कभी बाजार में प्रचलित नहीं होता, जबकि बाजार मूल्य ये एक वास्तविक मूल्य है। ये एक समय विशेष पर बाजार के अंदर प्रचलित होता है। जो सामान्य मूल्य है ये एक दीर्घकालीन मूल्य या फिर वेरी लॉन्ग पीरियड मूल्य है, जबकि बाजार मूल्य ये शॉर्ट पीरियड के अंदर और इन शॉर्ट पीरियड के अंदर मार्केट में उपस्थित रहता है। उसके बाद सामान्य मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ये लॉन्ग पीरियड तक रहता है, जबकि जो बाजार मूल्य होता है वो दिन प्रतिदिन या फिर घंटे या सप्ताह में परिवर्तित होता रहता है। जो सामान्य मूल्य है इसके निर्धारण के अंदर सप्लाई पक्ष का रोल ज़्यादा रहता है, जबकि बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग पक्ष का रोल ज़्यादा रहता है। सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादन यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम दोबारा उत्पादित कर सकते हैं उनका होता है, जबकि बाजार मूल्य ये सभी का ही होता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हैं या नहीं है। सामान्य मूल्य सामान्य रूप से उत्पादन लागत के निकट, मतलब इक्वल टू कॉस्ट भी होता है, जबकि बाजार मूल्य का लागत से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सामान्य मूल्य केवल स्थायी कारण या फिर निरंतर क्रियाशील तत्वों से इफेक्टिव रहेगा, जबकि बाजार मूल्य ये अस्थायी कारणों से इफेक्टिव रहता है। सामान्य मूल्य ये एक न्यायपूर्ण होता है, जबकि बाजार मूल्य अन्यायपूर्ण होता है। सामान्य मूल्य की तुलना अर्थशास्त्री जो है वो समुद्र की सतह से करते हैं, जो कि हमेशा ही स्थिर रहती है, जबकि बाजार मूल्य की तुलना समुद्र की लहरों से होती है, जिसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये फिर से आपको एक बार डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया जा रहा है। सामान्य मूल्य इक्वल टू कॉस्ट, जबकि बाजार मूल्य जो है उसके अंदर बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलने के कारण इनका स्लोप इस तरह से जिगजैग की आकृति का होता है।